Hello students, welcome to my channel. My name is Priyanka Suryavanshi and in this video we are going to see how to write the answers in 12th board physics paper in the exam hall. ठीक है, मतलब एग्जाम हॉल में हमें जब क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो हर सेक्शन में हमें कैसे आंसर्स लिखने हैं उसका लाइव डेमो मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। इसके छोटे छोटे ट्रिक्स एंड टिप्स भी मैं शेयर करूंगी जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमें हमारा आंसर प्रेजेंटेबल बनाना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें ये देखना है कि हमें सिलेक्शन टेक्निक क्या होनी चाहिए जब हमारे पास सेक्शन बी, सी और डी में सिलेक्शंस करने हैं क्वेश्चन के, तो उस टाइम हमें किस तरह से सिलेक्शंस करने हैं उसका भी ट्रिक या टिप्स आप कह सकते हो जो मैं फॉलो करती थी इन द एग्जाम हॉल, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड आई होप ये जो वीडियो है आप सबको बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्योंकि हमने पहले दो वीडियोस में हमने देखा, फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि 12th बोर्ड फिजिक्स पेपर का पैटर्न क्या होता है। ठीक है, पैटर्न को हमने इन डिटेल समझा। सेकंड वीडियो में हमने देखा कि सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं फिजिक्स के जिसके साथ आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। ठीक है, डन। अब हम इस थर्ड वीडियो में हम देखेंगे लाइव डेमो आंसर्स कैसे लिखने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यस, this is a short introduction of mine. ठीक है, you can go through this short introduction. The most important point in this introduction is I have a 4+ years of teaching experience. So next है why this video matters. ये जो वीडियो है why this video is so important because first of all you will going to see a live demo how to write the answers in the exam hall. सेकंड है हर सेक्शन में किस तरह से आंसर्स लिखने आपको टेक्निक समझेगा, क्वेश्चंस को सेलेक्ट कैसे करते हैं वो समझेगा, किस तरह से हमें अपना पेपर और भी प्रेजेंटेबल बनाना है वो समझेगा। ठीक है, तो ओवरऑल दिस इज अ कंप्लीट पैकेज जहां पे आपको 12th बोर्ड में एग्जाम हॉल में बैठने के बाद कैसे कैसे पेपर को स्टार्ट से एंड तक करना है उसके टिप्स एंड ट्रिक्स समझेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर डेमो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 2025 पेपर के साथ। ठीक है, अब हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आपके सामने एग्जाम स्टार्ट होने से 10 to 15 मिनट्स पहले ही आपको क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दी जाती है ताकि आप उसमें से जो इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी पड़ती है आपकी पर्सनल डिटेल्स वो प्रॉपरली फिल कर सके। ठीक है, और आप क्वेश्चन पेपर को भी रीड कर सकते हैं उस ड्यूरेशन में। तो वो जो 10 to 15 मिनट्स आपको पहले दिए जाते हैं उसमें आपको क्या करना है मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले जैसे आपको क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दी जाती है तो एक लंबी सांस लो, छोड़ो, एकदम शांत दिमाग से आंसर शीट में जो जो इन्फॉर्मेशन पूछी गई है शांत दिमाग से लिखो, नीट एंड क्लियर, मिस्टेक्स अवॉइड करो। ठीक है, कुछ चीजें नहीं समझ रही तो आपके जो भी एग्जामिनर है हॉल में खड़े हैं टीचर उनसे पूछो कैसे क्या लिखना है सब कुछ। ठीक है, मल्टीपल टाइम पूछो, मिस्टेक्स करने से बेटर है कि पूछो और पूछकर अच्छे से ये आंसर शीट की जो भी पर्सनल डिटेल्स है वो आप लिखो। ठीक है, प्लीज अवॉइड डूइंग मिस्टेक्स। ओके, डन। उसके बाद अगर आपके पास फिर भी 5 या 6 मिनट्स बचे हैं, 6 मिनट बचे हैं एग्जाम स्टार्ट होने के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जल्दी से क्वेश्चन पेपर ले लो और रीड द क्वेश्चंस वन बाय वन। ठीक है, एक बार मैंने सारे क्वेश्चन पेपर रीड कर लिए और रीड करते करते आपको क्या क्या ध्यान में रखना है कि भाई आपके फेवरेट चैप्टर्स में से किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आए होंगे, आपके फेवरेट चैप्टर में से किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आए हैं वो देखो। एंड ये देखो कि आपके क्वेश्चन टाइप कितने आए हैं। अभी क्वेश्चन टाइप्स क्या होते हैं आपके, जैसे फॉर एग्जांपल मोस्टली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो फिजिक्स पेपर में पूछे जाते हैं। एक आता है थ्योरी, ठीक है, उसमें या तो एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा या डिफरेंस पूछा जाएगा या सिमिलरिटी पूछी जाती है या फिर रीजंस या कोई एक्सप्लेनेशन, इस तरह से क्वेश्चन है। these are come under the theory type. नेक्स्ट आता है न्यूमेरिकल्स एंड द नेक्स्ट एक और आता है डेरिवेशन। ये 3 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्पेसिफिकली इन द फिजिक्स पेपर। तो आपको थ्रू आउट द प्रिपरेशन आपको समझ आना चाहिए कि आपका इन तीनों में से किस पे ज्यादा कमांड है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड है कि आपको ये समझ आना चाहिए कि आपके फेवरेट चैप्टर्स कौन से हैं जिसको आपने बहुत परफेक्टली किया है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए चैप्टर्स के नाम और उस चैप्टर्स के अंदर की डिटेल्स कि हाँ ये कंसेप्ट इस चैप्टर्स में आते हैं। और अगर आपके फेवरेट चैप्टर्स फिजिक्स बोर्ड पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही हुए तो वो क्या हो जाता है, वो सोने पे सुहागा हो जाता है और आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करोगे इन द पेपर और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करोगे इन द पेपर। ठीक है, आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो आपके फेवरेट चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही होने चाहिए फिजिक्स के। अगर ऐसा हुआ तो आपको बहुत फायदा देगा इन द एग्जाम हॉल। ठीक है, तो ऐसा ये हमने थोड़ा सा डिटेल देख लिया। अब हमने क्या देखा कि 10 to 15 मिनट्स में हमें सारी डिटेल्स भरनी है आंसर शीट में, और अगर 5 या 6 बचे हैं तो मैं पूरा का पूरे क्वेश्चन पेपर का एक छोटा सा ग्लिम्स ले लूंगी। क्या लूंगी, एक छोटा सा ग्लिम्स ले लूंगी कि हाँ बाबा किस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपका दिमाग जैसे आप रीड करते जाओगे आपका दिमाग अपने आप ही वो एनालिसिस करते जाएगा कि हाँ बाबा इतने न्यूमेरिकल्स पूछ रहा है, इतने न्यूमेरिकल्स डेरिवेशंस दिया है। वो दिमाग का काम है, वो दिमाग कर लेगा। आपका काम है एकदम शांत दिमाग से क्वेश्चन को गो थ्रू करो इन द फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स बिफोर
एक्चुअली एग्जाम स्टार्ट्स, ठीक है, बिफोर एक्चुअली एग्जाम स्टार्ट्स। अभी जैसे एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो जो 3 घंटे का जो टाइमर है वो स्टार्ट हो जाता है, उस वक्त आपको क्या करना है, लेट्स डिस्कस दैट थिंग, ठीक है। सबसे पहले जो सेक्शन आप उठाओगे, जो भी सेक्शन आप उठा रहे हो, ठीक है, वो सेक्शन के सारे क्वेश्चंस रीड करने, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस रीड करने हैं, वन बाय वन गो थ्रू करो प्रॉपरली। एंड जो क्वेश्चंस आपको आते हैं या फिर आप वो अटेम्प्ट करने वाले हो या फिर आपका उसका नॉलेज है, जस्ट सर्कल दैट क्वेश्चन, ठीक है। ये थर्मोडायनामिक्स का है, थर्मल इक्विलिब्रियम है, मुझे आता है, मैं इसको सर्कल कर देता हूँ। सिमिलरली बर्नौलीज प्रिंसिपल थ्योरम है, आता है, सर्कल कर देता हूँ इस तरह से, क्योंकि सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस तो हमें अटेम्प्ट करने हैं, तो इसमें सर्कल नहीं किया तो भी चलेगा, बट जहां पे हमें चॉइसेस दी जाती है, जैसे सपोज सेक्शन बी में हमें सर्कल का बहुत इंपॉर्टेंस है। मेरे क्वेश्चन टाइप है वो न्यूमेरिकल्स एंड डेरिवेशन, उसके बाद मेरा थ्योरी आता है। पहले न्यूमेरिकल्स में प्रेफर करती हूँ, फिर डेरिवेशन एंड देन थ्योरी। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन जैसे जैसे आराम से रीड करती जाऊंगी और मेरा फोकस होगा कि मेरे टाइप में कितने क्वेश्चंस आए, मतलब मेरे टाइप में मतलब मेरे न्यूमेरिकल्स कितने क्वेश्चंस आए और वो क्वेश्चंस मेरे फेवरेट चैप्टर में से है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द न्यूमेरिकल वन, ठीक है। अब मैंने इसको रीड किया, क्या ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, बट दो सपोज फॉर एग्जांपल मैंने ये चैप्टर ढंग से पढ़ा नहीं है, तो मैं इसको सर्कल नहीं करूंगी। दो दिस क्वेश्चन कम फ्रॉम माय टाइप, दैट इज न्यूमेरिकल, माय टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट मैं इसे अटेम्प्ट नहीं करूंगी क्योंकि ये मेरे फेवरेट चैप्टर में से नहीं है। Now, I will read the next one. Two coils having self-inductance 600 millihenry each and coupled with each other. ठीक है, ये मुझे चैप्टर भी पता है और इसके क्वेश्चंस मैंने परफेक्टली किए हैं, ये क्वेश्चन भी मैंने परफेक्टली किया है, तो दिस आई विल गोइंग टू सर्कल इट, कि ये क्वेश्चन मैं पक्का अटेम्प्ट करूंगी। मेरा फोकस वही होगा कि जो डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल जो मेरे फेवरेट चैप्टर में से पूछा गया है, मैं उनको सर्कल कर दूं, ताकि मेरा सिलेक्शन वाले जो 8 सिलेक्शन थे उसमें मेरे फेवरेट चैप्टर्स और मेरे फेवरेट टाइप क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है। सेम ट्रिक सेक्शन सी में और सेक्शन डी में फॉलो करनी है। क्या ट्रिक है भाई, कि पहले चेक करो कि आपका क्वेश्चन टाइप कैसा है, आपको न्यूमेरिकल्स पसंद है, डेरिवेशन या थ्योरी, ठीक है, आपने किसके ऊपर कमांड हासिल की है, ठीक है, उसी क्वेश्चंस को चेक करो कितने क्वेश्चंस आए और वो टाइप्स आपके फेवरेट चैप्टर में से आए हैं क्या, ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर डन, दिस इज हाउ यू हैव टू सेलेक्ट द क्वेश्चंस इन द एग्जाम हॉल। एग्जाम हॉल में हमें आंसर्स कैसे लिखने हैं, सेक्शंस वाइज, ठीक है। तो देखो, आप सेक्शन ए से भी स्टार्ट कर सकते हो और सेक्शन डी से भी, किसी भी सेक्शन से स्टार्ट कर सकते हो। मैं प्रेफर करती थी सेक्शन डी से स्टार्ट करना, क्योंकि सेक्शन डी इज वन क्वेश्चन इज फॉर 4 मार्क्स। तो मुझे, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारी राइटिंग स्पीड बहुत स्लो होती है, ठीक है, बहुत स्लो हम लिखते हैं, धीरे धीरे लिखना स्टार्ट करते, जैसे जैसे टाइम कम होता जाता है वैसे हमारी स्पीड बढ़ती है, तो हमें वो मोमेंटम पकड़ने के लिए टाइम लगता है। तो मैं अगर अपना टाइम सेक्शन डी में थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दूं तो चलेगा, क्योंकि मुझे अगर एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से लिख रही हूँ प्रॉपरली और उसमें मैं 5 to 6 मिनट्स ले रही हूँ सपोज एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो इट्स ओके, क्योंकि मुझे इसको लिख के मुझे 4 मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो मेरा इंटेंशन ये था कि मैं भले स्टार्टिंग में मेरा एक तो स्पीड कम होता है और दूसरा है कि सेक्शन डी के क्वेश्चंस में टाइम भी ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, अच्छे से प्रॉपर लिखना पड़ता है, क्योंकि 4 मार्क्स के लिए, इसलिए मैं प्रेफर करती थी मैं सेक्शन डी से स्टार्ट करूं। बट कुछ बच्चे सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं या फिर सेक्शन बी, किसी भी सेक्शन से आप आपके चॉइस से स्टार्ट कर सकते हो। बट मैं क्या कहना चाहती हूँ कि अगर आपने एक बार एक सेक्शन स्टार्ट कर दिया तो उसी सेक्शन के सारे क्वेश्चंस जितने भी है सारे एक उसी के सेक्शन के अंडर अटेम्प्ट करो। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, देन नेक्स्ट पेज में सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर दिया, नहीं, जम्बल्ड अप मत करो। ऐसा कर सकते हो, ऐसा गलत नहीं है, बट इससे क्या होगा, आपकी कंफ्यूजन बढ़ेगा इन द एग्जाम हॉल कि कौन से क्वेश्चन मैंने किए हैं कौन से नहीं, ये आपको नहीं समझेंगे। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये करने के बजाय आप एक सेक्शन उठा लिया, उस एक सेक्शन के सारे क्वेश्चन, वैसे सेक्शन सी है, सारे 8 क्वेश्चन उसके नीचे नीचे लिखो। सपोज आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, 8 क्वेश्चन थे, आपको 5 क्वेश्चन परफेक्टली आ रहे, बाकी के 3 क्वेश्चन नहीं समझ रहे, देन लीव द स्पेस, जगह छोड़ दो वहां पे अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर भी मत डालो, बस स्पेस छोड़ दो ताकि वहां पे आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको, ठीक है, समझ आ रहा है। मैं इसलिए कहूंगी कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा या फिर आते हुए भी क्वेश्चंस आपके नहीं छूटेंगे इन द एग्जाम हॉल। इसीलिए मैं सजेस्ट करती हूँ एक बार जो सेक्शन स्टार्ट किया उसके सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ अटेम्प्ट कर दो, और ये हेल्प भी करता है एग्जामिनर को या फिर एग्जाम जो पेपर चेकर है उनके लिए कि हाँ बाबा एक सेक्शन के एक साथ, तो उनको मार्क्स देने में डिफिकल्टी नहीं होती। Okay, let's start the demo now. In this demo, I will going to write the answers. 1 or 2 questions हम हर सेक्शन के 1 और 2 क्वेश्चन ले लेंगे, उनमें कैसे लिखना है हम देखेंगे, एंड ये भी देखेंगे कि किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होता है हर क्वेश्चंस में। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर आंसर राइटिंग। ओके, सो आपके सामने है 2025 का पेपर, दैट इज द कंप्लीट 2025 पेपर। सोच के आए हो कि मैं इस सेक्शन से पेपर स्टार्ट करूंगा या करूंगी, वहां से उस सेक्शन पे तुरंत चले जाओ। जैसे हम स्टार्ट कर देते हैं सेक्शन ए से, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन ए।
ये रहा सेक्शन ए। अब सेक्शन ए आया है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये मेरी आंसर शीट है, ये प्रॉपर मेरी आंसर शीट है, ठीक है, मान लेते हैं अभी। एंड जैसे मैंने सेक्शन ए को रीड किया, देखो अभी कैसे कहाँ पे क्या क्या लिखना है। इसी तरह से यहाँ पे एक बॉक्स होगा, यहाँ पे एक बॉक्स होता है बेसिकली लाइक दिस, इस तरह से ऐसे बॉक्स होता है जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर लिखने के लिए दिया जाता है। लिख दो क्वेश्चन, पहले देखो सेक्शन नेम, तो मैंने लिख दिया सेक्शन ए, ठीक है। उस सेक्शन ए लिखा है, उसको मैंने इस तरह से बॉक्स भी कर दिया। दिख रहा है? यस दिख रहा है, प्रॉपरली दिख रहा है, लिख लिया। फिर इसके नीचे सेक्शन ए के नीचे जो ये लाइन है, यहाँ पे जो ऑलरेडी पेपर पे लाइन बनी हुई है, वहां पे बड़ा सा क्वेश्चन 1 इस तरह से लिखना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन 1 में सब क्वेश्चंस भी है। व्हाट डू यू मीन बाय सब क्वेश्चंस? लेट्स अंडरस्टैंड दैट थिंग। देखो यहाँ पे ध्यान दो सब, ये क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, उसके अंदर सब क्वेश्चन है 1 2 3, ठीक है। मतलब ये हमारा मेन क्वेश्चन है और उसमें पार्ट्स दिए हुए 1 2 3, तो ये क्या है? दीज आर द सब क्वेश्चंस। क्या ये केवल सेक्शन ए में ही है क्या? नहीं भाई, ये किसी भी सेक्शन में हो सकते हैं। लेट्स सी दिस थिंग। हमने सेक्शन ए में देख लिया कि क्वेश्चन नंबर 1 में 10 सब क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 2 में 8 सब क्वेश्चंस होते हैं, ये हमें पता है। कि दूसरे सेक्शंस में होता है क्या? लेट्स चेक। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 16 में सब क्वेश्चंस है। जैसे देखो, इन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम डिफाइंस, फर्स्ट क्या डिफाइन करना है? ए बी सी, दीज आर द सब क्वेश्चंस। सब क्वेश्चन में सब पार्ट, क्वेश्चन के ही सब पार्ट है, तो ये इसको हमें अलग अलग से लिखना है। तो ये जो सब पार्ट या सब क्वेश्चंस है, क्वेश्चन पे आंसर शीट में कहाँ लिखना है मैं वो बताने वाली हूँ। इसीलिए मैं इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि सब पार्ट या सब क्वेश्चंस क्या होते हैं, ठीक है, लाइक दिस। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में जैसे ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ एंड करेक्शन। फर्स्ट है फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स and for a pipe close at one end। तो ये जो 1 and 2 है, these are the sub questions of question number 20। ऐसे दिया हुआ है, मतलब ये क्या होते हैं? सब क्वेश्चंस होते हैं। और जो टोटल मार्क्स होते हैं, अब इस पूरे क्वेश्चन में क्या है? सेक्शन सी में मतलब ये कितने मार्क्स का हुआ? 3 मार्क्स का। दैट मीन्स हर एक सेक्शन का, हर एक सब क्वेश्चन का 1.5 मार्क्स होता है, ठीक है। तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जितना मार्क्स होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, तो आप, आई होप आपको समझ आ गया व्हाट डू यू मीन बाय सब क्वेश्चंस या सब पार्ट। उसके अब वो कहाँ लिखना है, वो नंबर्स कहाँ लिखने हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। चलो चलते हैं सेक्शन ए की तरफ, ठीक है। चलो, मैंने सेक्शन ए लिख दिया। अब मुझे क्योंकि सब क्वेश्चंस भी लिखने हैं, इसीलिए टू डिफाइन द सब क्वेश्चन हैव टू शो सब क्वेश्चंस, इसीलिए मैं एक स्केल से प्रॉपर छोटा सा गैप देके एक लाइन मार देना है, ठीक है। ये होगी लाइन, मार दी, यस। अब ये जो गैप है, ये लाइन हमने मारी है। आप ऐसे हर आंसर शीट, जो भी आंसर शीट के जितने भी पेजेस है, सभी में इस तरह से आप मार्क कर सकते हैं। इधर इस साइड में नहीं करना है, ठीक है, इस साइड में करना है। और ये इसका यूज किस चीज के लिए? टू डिफाइन क्वेश्चन का सब पार्ट या क्वेश्चन का सब क्वेश्चन। तो अभी क्वेश्चन रीड किया हमने, ऑप्शंस भी देख लेना है। नाउ द ऑप्शन में सही ऑप्शन क्या है हमें पता है। दिस क्वेश्चन इज कम फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स, इसका आंसर है ए। तो राइट इट डाउन, ए, और लिखो सामने दैट जो ऑप्शन में आंसर लिखा है, दैट इज 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। फास्ट, ठीक है। और इतना, अगर ये ऑप्शन सही है, ये इतना लिखा, देन एंड दोन ओनली हमें 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। इतना लिखा तो भी चलेगा, लेकिन ये कब लिखना है? जब आपके पास टाइम कम हो। अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज राइट इट डाउन कंप्लीटली। हमें कोई भी मौका नहीं देना है चेकर को कि वो मार्क्स कट करे हमारे, ठीक है। तो हमने इतना लिख दिया, क्वेश्चन पेपर से देख के इधर छापना ही है, तो क्या ही प्रॉब्लम होगी। नाउ एक लाइन छोड़ो, फिर से सेकंड क्वेश्चन लिखो, लाइन छोड़िए, सेकंड क्वेश्चन रीड करेंगे। इन बर्नौलीज थ्योरम विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट? तो क्या होता है भाई? द आंसर इज एनर्जी, तो ऑप्शन डी।
लिखा, और फिर मैं एनर्जी भी लिख दूंगी, ताकि क्या हो जाएगा, मेरा 1 मार्क्स फिक्स। ठीक है, इस तरह से आप बाकी सारे ऑप्शंस इस तरह से लिखो, सारे सब क्वेश्चंस, सबके एक आंसर्स लिख के उनका जो रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट है ऑप्शन में वो लिख दो। समझ आ रहा है? अगर कोई ऑप्शन, अगर कोई एमसीक्यू नहीं आ रहा, लीव द स्पेस लीव करो, फिर से पूरा पेपर होने के बाद फिर से रिविजिट करोगे तो तब तक आपको ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड तब तक आपको आंसर दे चुका होगा। ठीक है, यस, दिस इज हाउ यू हैव टू राइट डाउन द आंसर्स इन सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1। इस तरह से सारे 10 to 10 लिखने हैं। ठीक है, आई विल डायरेक्टली जंप टू द क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 2। अभी देखो क्या कर सकते हैं, या तो आप इसी पेज में कंटिन्यू करो क्योंकि सेम सेक्शन का है, या फिर आप दूसरे पेज में भी क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर सकते हो। मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, यस, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। हाँ, अभी क्वेश्चन नंबर 2 हम जानते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इट इज कम अंडर द, किस में आता है, दिस क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 2 कम अंडर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप मतलब हमें केवल 1 या 2 लाइन में आंसर लिखना है, और इसके लिए हमें केवल एक क्वेश्चन के लिए हमें केवल 1 मार्क मिलता है। यस, तो इनको कैसे टैकल करना है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो सेम क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, अच्छे से बड़ा लिखना है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है, तो स्टार्ट विथ फर्स्ट सब क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड बिकम्स 0। ओके, वी नो द आंसर, जस्ट राइट इट डाउन कंप्लीटली। ठीक है, द क्वेश्चन में से लिखो सारा कंप्लीटली, द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड बिकम्स 0 एट, कहां पे कब होता है भाई ये, एट क्रिटिकल टेम्परेचर। खत्म। इसके बाद क्रिटिकल टेम्परेचर को डिफाइन करने की जरूरत नहीं, और इसको अंडरलाइन कर दो। चेकर है उसका डायरेक्टली फोकस इस पार्ट पे चला जाए, क्रिटिकल टेम्परेचर, बस। तो 1 मार्क्स ही मिलने वाला है, तो इतना लिख, उसको और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड वन। सेकंड है सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसको डिफाइन करने के लिए कहा है, तो लेट्स राइट इट डाउन, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, मैं कैसे लिखती हूँ एग्जामिनर में, सेल्फ इंडक्टेंस, इसको ऐसे तो लाइन किया, 2 डॉट्स दिए, एंड देन राइट डाउन द सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन। इट इज द प्रॉपर्टी, फास्ट लिखना है, ऑफ अ कॉइल by virtue of which it oppose any change in the electric current flowing through it by inducing an electromotive force। इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स को क्या बोलते हैं, EMF। दैट्स इट इन इटसेल्फ। खत्म। इतना डेफिनेशन हो गया। एक चीज और मैं एक्स्ट्रा बता दूंगी कि ये लिखा है डेफिनेशन, मैं कहूंगी कि अगर आपको SI यूनिट पता है, SI यूनिट इज हेनरी, लिख दो। मुझे नहीं पता, अगर हमें SI यूनिट्स पता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो इट इज बेटर टू राइट इट डाउन। ये कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है, ये डेफिनेशन के साथ आना चाहिए। देन एंड देन ओनली इस पूरे एक्सप्लेनेशन को मुझे 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, डन। अब पूछो कि मैम 2 लाइन में तो आया नहीं है, बट क्या है, डेफिनेशन पूछे तो पूरा डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। 2 मार्क्स 2 लाइन में लिखने के चक्कर में हम इसको काट तो नहीं सकते, तो यू हैव टू राइट इट डाउन प्रॉपर डेफिनेशन। ठीक है, प्लस अगर आपको SI यूनिट पता है तो राइट इट डाउन, तभी जाके हमें वो 1 मार्क जो है मिल जाएगा। डन। Let's start with section B. From the section B हमें क्वेश्चन सिलेक्शन टेक्निक भी यूज करनी है, और वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि मैं पर्सनली क्वेश्चंस कैसे सेलेक्ट करती हूँ। क्या करती हूँ मैं उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना प्रेफर करती हूँ जो आइदर दे आर फ्रॉम माई टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मेरे टाइप कौन सा है आपको पता होना चाहिए, आप किस में बेटर हो, क्या आप न्यूमेरिकल में बेटर हो, डेरिवेशन में, कि थ्योरी पार्ट में। ठीक है, आपको अपना टाइप पता होना चाहिए, और वो जो टाइप है वो मेरे फेवरेट चैप्टर में से आया है क्या। अगर आया है तो मैं सबसे पहले उसे सॉल्व करूंगी, उसके बाद फिर आई विल जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज हाउ माई सिलेक्शन टेक्निक। अब मैं यहाँ पे जो सेक्शन बी में सिलेक्शन करके दिखाती हूँ, आप देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, देखो सेक्शन बी है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रीड ऑल द क्वेश्चंस, सारे के सारे जितने भी दिए हैं 12 के 12 क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चंस रीड करो प्रॉपरली।
ठीक है। उसके बाद आपके टाइप वाले क्वेश्चंस में जंप करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं न्यूमेरिकल है तो मुझे क्वेश्चन नंबर 8 का जो न्यूमेरिकल है लेकिन वो मुझे परफेक्टली नहीं आता तो मैं उसे छोड़ दूंगी। डायरेक्टली आई विल जंप टू क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, जो परफेक्टली आता है स्टार्ट योर सेक्शन फ्रॉम दैट क्वेश्चन ओनली। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जैसे हमें सेक्शन, हर सेक्शन न्यू पेज से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ सेक्शन बी। डन, सेक्शन बी हो गया। अब ऑब्वियस है मुझे सब क्वेश्चंस के लिए एक लाइन मारनी पड़ेगी, तो सब क्वेश्चंस के लिए मैंने एक लाइन स्ट्रेट खींच दी। ओके, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर कहां से लिखना है, यहां पे लिखना है क्वेश्चन, यहां पे। ठीक है, नाउ आई विल गोइंग टू राइट इट डाउन माय फर्स्ट न्यूमेरिकल। अभी मैं सेक्शन बी में, मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए न्यूमेरिकल्स कैसे लिखा जाता है वो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखो। तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करूंगी। मैंने क्वेश्चन नंबर 9 लिख दिया। कहां लिखा, लाइन के इधर की तरफ। ठीक है, इधर ये वाली स्पेस की है, सब सेक्शंस के लिए है, तो यहाँ पे यूज यहां नहीं लिखना है, यहां लिखना है। डन, यहाँ पे गैप छोड़ दिया। क्या क्या दिया गया है। Now, first of all, read the question. 2 coils having self-inductance 60 millihenry each are coupled with each other. If the coefficient of coupling is 0.75, calculate the mutual inductance between them. Okay, this is the question. Read the question. Now, start writing it first. Given. क्या क्या दिया है ये लिखो। ये सब कुछ चीजें तो हर सेक्शन में लिखनी है। Self-inductance fast of coil 1. 2 coils है, दोनों का 60 मिली हेनरी है, तो फिर से लिखो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 दैट इज 60 मिली हेनरी, और दिस इज L1, दिस इज L2। इंडक्टेंस इज इंडिकेटेड बाय L ओनली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट दिया है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग दैट इज स्मॉल k, दैट इज 0.75। ठीक है, डन। नेक्स्ट है टू फाइंड क्या करना है भाई, हमें फाइंड करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। लिख दो म्यूचुअल इंडक्टेंस इंडिकेटेड बाय कैपिटल M, हमें निकालना है। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन लिखो, और एज वी नो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला के बिना कुछ नहीं होगा। राइट इट डाउन प्रॉपरली L1 L2, और उसी टाइम पे इसको बॉक्स में डाल दो। जैसे आपने ये इतना लिख लिया, 1 मार्क आपका फिक्स। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें से 1 मिल गया फॉर राइटिंग द फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट है पुट द वैल्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कुछ कन्वर्जन है तो कन्वर्ट करो। मोस्टली मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो कन्वर्ट नहीं करते एसआई यूनिट में। एसआई यूनिट में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो एंड देन पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे L1 क्या दिया है, 60 मिली हेनरी दिया है। मिली हेनरी को हेनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से कन्वर्जन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू। नाउ पुट द वैल्यूज। की वैल्यू कितनी है, 0.75। ये स्टेप जरूरी है एक्चुअली। अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज राइट इट डाउन। मैं ये भी बताऊंगी जब आपके पास टाइम नहीं होगा तब कैसे लिखना है। नाउ वी आर, मैंने क्या सारे वैल्यूज पुट कर दिए, इतना लिखा, हाफ मार्क्स आपका फिक्स है। ठीक है, नाउ कैलकुलेशन वाला पार्ट। तो हर स्टेप हमें हर स्टेप को अच्छे से दिखाना है क्योंकि हर स्टेप इंपॉर्टेंट है और वो मार्क्स हमारे उसी पे डिपेंड्स करते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो M इज इक्वल टू 0.75, ये हाफ और हाफ कट गया, तो इसके लिए हम डायरेक्टली इस तरह से लिख देंगे। देन सॉल्व, इट इज 45 into 10⁻³ हेनरी। सो M दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू 45 मिली हेनरी। खत्म। समझ आया। अब ये जो आपका आंसर है इसका हाफ मार्क्स होगा। देखो अगर आपके पास टाइम है राइट इट डाउन प्रॉपरली, इस तरह से प्रॉपर लिखो। एक सेट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक सेट आपके पास ऑलरेडी तैयार होना चाहिए कि मुझे गिवन लिखना है, टू फाइंड लिखना है एंड देन सॉल्यूशन करके फॉर्मूला पुट करना है, एंड उसके बाद मैं कुछ यूनिट्स को कन्वर्जन करना हो ऐसा यूनिट में तो वो करूंगी, एंड देन उस सारे वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करके कैलकुलेशन करके आंसर लाऊंगी। ये एक सेट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। अगर ये न्यूमेरिकल 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है या 4 मार्क्स का है, दिस शुड बी योर फॉर्मेट फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। समझ आ रहा है। अगर 3 मार्क्स के लिए तो ऑब्वियस न्यूमेरिकल थोड़े डिफिकल्ट होंगे, पर ये फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए। गिवन, टू फाइंड, फॉर्मूला, देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू कन्वर्ट इट इनटू द एसआई यूनिट। हर फिजिकल क्वांटिटी जो गिवन है उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है एंड देन वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करके कैलकुलेशन करनी है। ये याद रखो।
ये समझ रही है? दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व न्यूमेरिकल इन योर एग्जाम। तो जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे उतना टाइम जो है आपका बचता है, क्योंकि हमें बस कैलकुलेशन करनी है फटाफट और लिखना आंसर, दैट्स इट। ये समझ रही है? डन। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका इस तरह से है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब हम सेक्शन बी में ही एक थ्योरी पार्ट या फिर एक डेरिवेशन अगर सेक्शन बी में आता है तो हमें कैसे लिखना है, लेट्स सी दैट थिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। सीक्वेंस मैटर नहीं करता, जो क्वेश्चन परफेक्टली आता है राइट इट डाउन फर्स्ट एंड देन हम डायरेक्टली फोर्थ क्वेश्चन पे भी जंप मार सकते हैं। Now, it is a derivation. What they are saying? Using Newton's law of viscosity for streamline flow, derive an expression for coefficient of viscosity. बस इतना बोला है। अभी यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोला है, इसका मतलब हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को स्टेटमेंट जो है उसकी वो लिखनी पड़ेगी और उसके लिए 1 मार्क पक्का होगा। तो पहले हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी लिखेंगे, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी लिखा। ये किया, मैं क्या करती हूँ, लाइन ऐसे से स्टेट कर देती हूँ, ये करती हूँ। नाउ स्टेट्स दैट, हैंडराइटिंग का ज्यादा नहीं लिखना, बस मैं कहती हूँ कि टाइम में पेपर्स खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। स्टेट्स दैट फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ फ्लूइड द viscous force acting between two adjacent layers is directly proportional to the area of the layer A and the velocity gradient, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसे लिखेंगे, dv by dx y, ठीक है, dv by dx between them, done. This is what the statement is. इतना लिखा, 1 मार्क फिक्स, ठीक है। भले ही उसका डेरिवेशन नहीं आ रहा हो, ठीक है, लेकिन इतना भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए 1 मार्क पक्का मिलेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन। देयरफॉर फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, देयरफॉर v is directly proportional to a and therefore f is directly proportional to a and f is directly proportional to dv by dx, ठीक है। so f is directly proportional to a dot dv by dx, proportionality constant, okay। so then force is equal to minus eta a dv by dx, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखना है replacing proportionality constant proportional symbol with replacing proportional symbol with proportionality constant, ठीक है। इस तरह से लिख दिया ताकि हमें उनको समझ आ जाए। नाउ लिखो where eta is equal to is nothing but my coefficient of viscosity, done। and the negative sign है, write it down, and the negative sign, ठीक है। अभी हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, नेगेटिव साइन करने के लिए कैसे, मतलब बेसिकली यूजुअली वी राइट इस तरह से नेगेटिव साइन, ठीक है। शॉर्टकट नहीं लिखना है, इस तरह से नहीं लिखना है, नेगेटिव साइन कंप्लीट लिखना है, ठीक है। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द विस्कस फोर्स, क्या करता है विस्कस फोर्स, नेगेटिव साइन क्या दिखाता है कि विस्कस फोर्स अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स, अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन है, तो यूजुअली हमको इस तरह से लिखने की आदत है, ऐसे नहीं लिखना है, बिटवीन प्रॉपरली कंप्लीट वर्ड लिखना है, बिटवीन द लेयर्स, राइट इट। मैं छोटी छोटी जो चीजें बता रही हूँ प्लीज नोट इट डाउन, हमें इस तरह शॉर्टकट लिखने की आदत पड़ गई है, डोंट राइट इट डाउन, ठीक। एक्सप्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट, अभी हमें क्या लिखा है, हमें पूछा गया है कि एक्सप्रेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का हमें एक्सप्रेशन चाहिए, तो कुछ करना नहीं है, बस उसी को लिख दो। ये जो पार्ट है, जो क्वेश्चन में पूछा है वही लिख रहे हैं हम लोग, तो इस चीज को, ये जो पूरा लिखा हुआ है इसको हम इस तरह से, या फिर 1 नंबर दे दो, फ्रॉम 1 ओनली, ठीक है। f इज इक्वल टू माइनस ईटा a dv by dx, देयरफॉर
therefore eta is equal to f upon a dv by dx is what the expression for that. यहाँ पे लिखना है by considering only the magnitude of force. magnitude of force को ही हम कंसिडर कर रहे हैं, magnitude of force, ठीक है, नॉट डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड, इसीलिए हम नॉट ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स नॉट डायरेक्शन, राइट इट डाउन। इस तरह से हमें कंप्लीट 2 मार्क्स के लिए अगर डेरिवेशन आ रहा है तो लिखना है, ठीक है। देखो अगर ये पूरा जो डेफिनेशन है इसके लिए 1 मार्क्स फिक्स है, और ये जो आपने निकाला इसके लिए 1 मार्क्स फिक्स है, बट यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए ये सारी चीजें हमें लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए या फिर वो लोग इसको हाफ मार्क्स दे देंगे और इस पूरी जो एक्सप्लेनेशन है इसको हाफ मार्क्स दे देंगे। तो हमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी याद रखना है। अभी आपको लगा कि मैम इसको 1 मार्क्स से इसको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, नहीं, क्योंकि उन्होंने लिखा है डिराइव वर्ड, मतलब हमें ये सब स्टेप्स लिखने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ये सब जो मैं लिख रही हूँ उससे आपको बताने के लिए कि मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है नाउ, ठीक है। लेट्स मूव टू द सेक्शन सी नाउ। सेक्शन बी में हमने समझा कि सेक्शन बी में हमने देखा कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर सेक्शन बी में न्यूमेरिकल आता है तो एक न्यूमेरिकल का फॉर्मेट हमें दिमाग में फिक्स रखना है, गिवन टू फाइंड एंड देन फॉर्मूला, देन ऐसा यूनिट में कन्वर्जन, देन वैल्यूज को पुट करो फॉर्मूला में एंड देन सॉल्व करके एक्चुअल आंसर निकालो। दिस इज द फॉर्मेट फॉर न्यूमेरिकल, इसलिए न्यूमेरिकल्स इजी है, ठीक है। एंड देन हमें देखा कि सेक्शन बी में ही अगर डेरिवेशन आता है तो हमें कैसे लिखना है, जो भी लॉ या प्रिंसिपल उस डेरिवेशन में यूज हो रहा है या जिसका नाम क्वेश्चन में दिया है उसका स्टेटमेंट पहले लिखो, देन उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सारे डेरिवेशंस लिखो एंड देन लास्ट में वो जो पूछा है उसको लिख दो, खत्म, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू राइट इट डाउन इन सेक्शन बी। Okay, in this video we have seen the important tricks and tips for scoring high marks in the exam, plus हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में कैसे आंसर्स लिखने हैं उसका डिटेल डेमो देख लिया। अब पार्ट 2 में मिलेंगे जहां पे हम सेक्शन सी और सेक्शन डी में किस तरह से न्यूमेरिकल्स एंड डेरिवेशंस आए तो हमें लिखना है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद इसके बाद पार्ट 2 भी आप जरूर से देखिए ताकि आपको सेक्शन सी और सेक्शन डी में आने वाले न्यूमेरिकल्स एंड डेरिवेशंस कैसे लिखने हैं आपको समझ आएगा। चलो बाय, टेक केयर, जय हिंद।